सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एकेडमी। आज इस न्यू सेशन के माध्यम से हम लोग क्लास 7th चैप्टर नंबर क्या बोले कि प्राणियों में पोषण के पार्ट 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इन वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में क्या बोले कि दांत की जो बाहरी संरचना के बारे में, एक्सटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था। और आज इसमें क्या बोले कि हम दांत की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और जो भी क्या बोले कि फर्दर टॉपिक्स आएंगे उसको क्या बोले कि ईजीएस्ट वे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। इसलिए कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ मतलब दांत की आंतरिक संरचना के कौन कौन से होते हैं, अर्थात क्या बोले कि दांत की जो आंतरिक संरचना अर्थात दांत की जो अंदर की संरचना है, अंदर का जो डिजाइन है, उसमें कौन कौन से दांत के पार्ट होते हैं उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रत्येक दांत में 3 लेयर परत होती है जो कि निम्नलिखित है। मतलब जितने भी दांत होते हैं सभी के सभी दांत में क्या बोले कि 3 परत होता है, 3 लेयर है, जिसमें से सबसे पहला और महत्वपूर्ण परत होता है इनामेल, जिसको हिंदी में कहते हैं दंतवल्क। तो दांत बोले कि दंत शिखर की सबसे बाहरी परत दंतवल्क यानी इनामेल बनी होती है। मतलब वह कि दांत की सबसे ऊपरी जो शिखर कहलाता है उसको क्राउन कहते हैं इंग्लिश में। तो उसका जो था बोले कि बाहरी परत, शिखर पे जो भारी परत रहता है उसको हम लोग क्या बोले कि इनामेल से बनी होती, इनामेल कहते हैं। समझ गए। अब वही इसका अगला बिंदु है, इसमें दिया है यह शरीर का सर्वाधिक कठोर एवं चमकीला पदार्थ होता है। मतलब इनामेल जो होता है शरीर का सबसे सर्वाधिक कठोर, बोले कि शरीर का सर्वाधिक कठोर पदार्थ वो इनामेल है। साथ ही साथ में चमकीला पदार्थ भी क्या बोले कि सबसे ज़्यादा इनामेल ही होता है, शरीर का सबसे ज़्यादा चमकीला पदार्थ इनामेल भी होता है। और इससे और भी देखो इसमें कौन कौन से ये हैं। देखो इनामेल पर डेंट प्लग पर भोजन में उपस्थित किसी भी अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब डेंट प्लग जो थे, इनामेल जो होता है, डेंट प्लग अर्थात यहाँ इनामेल जो लिखा है उसके बदले में डेंट प्लग नहीं होगा। तो इनामेल पर क्या बोले कि भोजन में उपस्थित जो कितने भी अम्ल होते हैं, जो शर्करा होते हैं, उस पर किसी भी प्रकार का क्या बोले कि नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव इनामेल पर नहीं पड़ता है। तो नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ता है उसको देखते हैं। ये दांत को सड़ने से बचाता है। तो समझ गए। ये इनामेल जो होता है, इनामेल जो होता है वो क्या बोले कि दांत के बाहरी संरचना जो क्राउन पर रहता है, दंत शिखर पर, उसका क्या बोले कि इनामेल का क्या काम होता है। तो चूंकि बेसिकली ये इनामेल एक परत होता है, तो इस परत का काम होता है कि दांत को क्या बोले कि सड़ने से बचाने का काम करता है। बोले कि मूल रूप से ऐसा होता है कि जब हम लोग कुछ भी क्या बोले कि चॉकलेट्स खाते हैं या अन्न खाते हैं, तो वो चॉकलेट्स या अन्न क्या बोले कि हमारे दांत में क्या बोले कि फंस जाते हैं। जब वो दांत पे फंस जाते हैं, ठीक है, तो दांत जब फंस जाते हैं तो धीरे धीरे क्या करते हैं, उस दाँत पे क्या बोले कि उसके जो अन्न का जो प्राकृतिक जो था रस जो था, मतलब प्राकृतिक अम्ल, वो अब क्या बोले कि बैक्टीरिया पनपने लगता है। और वो एक प्रकार का एसिड होता है जो कि दाँत की ऊपरी परत को क्या बोले कि खत्म करने का अर्थात इनामेल को समाप्त करने का काम करते रहता है। समझ के इनामेल क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं दंतवल्क। वही क्या बोले कि दाँत का आंतरिक संरचना का दूसरा और महत्वपूर्ण पार्ट है, वो ये है कि ये डेंटाइन, जिसको कहते हैं दंत धातु कहते हैं, ये दांत का मिडिल लेयर होता है। मतलब ये दांत का क्या बोले कि मध्य परत होता है, कौन, डेंटाइन, ठीक है। यह हड्डी की अपेक्षा अधिक कठोर पदार्थ की बनी होती है। मतलब शरीर की सर्वाधिक कठोर जो है, सबसे अधिक कठोर और मजबूत की बात करें तो वो दांतों का सबसे ऊपरी परत इनामेल था। वही क्या बोले कि दांतों का दूसरी परत जो था हड्डी की तुलना में, हड्डी की अपेक्षा में क्या बोले कि सबसे अधिक जो होगा हड्डी की अपेक्षा में कठोर जो होता है वो होता है डेंटाइन, जिसको कहते हैं दंत धातु। समझ गए। इसके आधार वाले मतलब वो इसके नीचे वाला पार्ट, इसके बेस वाला जो पार्ट्स मतलब भाग होते हैं, वो तंत्रिका तंत्रिका तथा रक्त वाहिका है, दांत के मिडिल पार्ट में प्रवेश करती है। मतलब वह इसके आधार यानी क्या बोले कि डेंटाइन का जो बेस है उसमें क्या बोले कि तंत्रिका होती है, और इसके जो रक्त मतलब वह कि रक्त की यानी खून की जो नलियाँ होती है उसके वाहिका है, छोटी छोटी जो होता है ब्लड कैपिलरी कहलाती है, वो इनसे में क्या बोले कि दांत के मध्य पार्ट से जुड़ी हुई रहती है। जब भी हम लोग का दांत खराब होता है, कैल्शियम की कमी होती है, तो वो दांत से क्या करती है, कभी कभी ब्लड निकलने लगता है। तो इसकी क्या बोले कि बेसिकली कमजोरी के कारण निकलने लगता है, लैक ऑफ क्या बोले कि कैल्शियम, यानी कैल्शियम की अभाव के कारण ऐसा होता है। समझ गए। अब वही हम लोग क्या बोले कि तीसरे लेयर को देखते हैं, मतलब दांत की तीसरे और महत्वपूर्ण लेयर को सीखने का प्रयास करते हैं। दांत का तीसरा और तो महत्वपूर्ण लेयर होता है जिसको कहते हैं सीमेंटम। सीमेंटम कहते हैं दांत का तीसरा और महत्वपूर्ण लेयर होता है सीमेंटम। तो ये दांत को मसूड़ों यानी कि गम
के सॉकेट, मसूड़ों को सॉकेट अर्थात सॉकेट में कस कर चिपकाए रखता है। मतलब वो कि सेंटम एक परत है और इस सेंटम का काम ये है कि ये जो मसूड़ा होता है गम, उसको सॉकेट, सॉकेट कहने का अर्थ होता है कि जब आपने क्या बोले कि विद्युत परिपथ को देखा होगा, तो विद्युत परिपथ में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसमें प्लग को हम लगाते हैं, तो बेसिकली उसको क्या बोले कि सॉकेट, तो सॉकेट में कस कर चिपकाए रखता है कि इसको मसूड़ों को सॉकेट में चिपक कर चिपकाए रखने का काम सीमेंटम करेगा, ये क्या परत, सीमेंटम वाला परत करेगा। अब वही चौथा और इसके अतिरिक्त परत है, मुख्य रूप से 3 समझ सकते हैं। दांतों के मध्य खोखले भाग में, मतलब ये जो होता है पल्प गुहा, जिसको कहते हैं पल्प कैविटी कहते हैं, CAVIT कैविटी इंग्लिश में, दांतों के मध्य बीच खोखले भाग में अर्ध तरल भरा रहता है। मतलब दांतों के बीचों बीच वाला एक खोखला हिस्सा रहता है जिसमें कि क्या बोले कि अर्ध तरल अर्थात सेमी सॉलिड, मतलब ना ज़्यादा कठोर होता है और ना ही ज़्यादा द्रव के रूप में वाले बीच वाला होता है, जिसमें क्या बोले कि नर्व से ब्लड वेसल स्थित होती है। और इसी पल्प कैविटी में क्या बोले कि नर्व मतलब कि तंत्रिका और क्या बोले कि रक्त वाहिकाएँ जो होता है स्थित होती है। और यह तंत्रिका और रक्त वाहिका किससे जुड़ी होती है, वो बॉडी मतलब वो कि दांत का जो दूसरा वाला हिस्सा था उससे जुड़ा रहता है, डेंटाइन से, समझ गए, उससे जुड़ा रहता है। अब हम लोग बात करते हैं क्या बोले कि जीभ क्या होता है, दांत तो पढ़ लिए। अब हम लोग बात दांत की जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर थे, पिछली वाले वीडियो में हम लोगों को दांत की जानकारी प्राप्त हुई थी, दांत के इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है, दांत के बारे में जानकारी थी। अब उसी माउथ कैविटी का बोली कि माउथ मुख और मुख गुहिका का बोली कि दूसरा पार्ट जो है वो ये है तंग, मतलब जीभ है। देखो, जब तक आप क्या बोले कि प्रीवियस लेक्चर अर्थात पार्ट 1 वाले लेक्चर को आप लोग क्या बोले कि कंप्लीटली नहीं देखेंगे, तो आपको ये पार्ट 2 का लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीटली क्या बोले कि समझ नहीं आएगा। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि पार्ट 2 को वाले लेक्चर को अवश्य किसी न एनी हो किसी भी तरह से उसको अवश्य वॉच करें। अब बोले कि दूसरा पार्ट मुख और मुख गुहिका का टंग यानी जीभ, जीभ क्या है, ये पेशीय मांसला संरचना होती है, अर्थात क्या बोले कि पेशीय मांसला संरचना होता है, दांत में क्या बोले कि मांस होता है, हड्डियां तो नहीं होती और मांस होती है, वो किस रूप में, पेशी के रूप में रहता है, जो बक्कल कैविटी के आधार, मतलब वह कि मुख गुहिका का आधार, आधार के तल, आधार है उसके तल जो है फ्लैट, जो तल यानी प्लेन जो है पीछे की ओर जुड़ी होती है। मतलब जब आप लोग क्या बोले कि पूरी तरह से मुंह फैला कर जाती है, यथासंभव जब मुंह खोलेंगे और मिरर के सामने आप लोग क्या बोले कि दर्पण के सामने खड़े होंगे और देखने का प्रयास करेंगे अंतर की संरचना, तो आपको क्या बोले कि कुछ इस तरह से अस्पष्ट रूप से तो दिखाई दे सकता है कि वो शरीर, मतलब बक्कल कैविटी मुख गुहिका का जो आधार का जो तल है उसके पीछे वाले हिस्से से क्या बोले कि अटैच होगा, जुड़ा हुआ होगा। इसके आगे का सिरा स्वतंत्र, जैसा कि अभी हम लोग बात देख पा रहे हैं, होता है, जो सभी दिशाओं में घूम सकती है। सभी दिशाओं में घूम सकने का अर्थात ये हो कि मतलब वो कि आगे का जो सिरा होता है दांत, जीभ का बेसिकली 2 सिरा, एक पीछे वाला सिरा जो बक्कल मुख गुहिका का जो आधार के तल से वहाँ जुड़ा हुआ है और आगे वाला हिस्सा स्वतंत्र है। तो आगे वाले हिस्से, स्वतंत्र वाले हिस्से को क्या बोले कि हम लोग क्या बोले कि मूल रूप से 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, घुरा सकते हैं। ये रही हमारी जीभ की बात, टंग की बात इंग्लिश में कहते हैं। वही अब हम क्या बोले कि इसकी बात करें कि इसकी फंक्शंस क्या होती है उसको देखते हैं, फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो बोले कि जीभ के कार्य यानी फंक्शन ऑफ टंग, मतलब ये इंग्लिश हो गया, जीभ के कार्य में फंक्शन ऑफ टंग्स हो गया। तो बोले कि फंक्शंस ऑफ टंग में क्या होता है कि जीभ के कार्य, इसका हिंदी अर्थ हो गया जीभ के कौन कौन से कार्य हैं। तो इसमें सबसे पहले कि भोजन में लार को मिलाने में मदद करता है। भोजन क्या होता है, लार में मिलाने में मदद करता है, कौन, भोजन, भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करता है। सबसे पहला भोजन, ये इसका 2 काम हो गया। सबसे पहले क्या बोले कि भोजन को क्या करे, मिलाने में मदद करेगा, मतलब वह जैसे कि चावल खाया दाल खाया तो दोनों को खाया तो मुंह में क्या बोले कि मिक्सिंग करने का काम, मिलाने का काम किया, जिस प्रकार से मिक्सचर करते हैं। साथ साथ क्या बोले कि भोजन में पीछे की ओर धक्का देने अर्थात निगलने में हमारी सहायता जीभ करता है। तो ये भी कार्य हो गया, ठीक है। वो अब बोले कि तीसरा कार्य क्या है, जीभ पर विभिन्न प्रकार के टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलियां होती है जो भोजन के स्वाद को पहचानने में सहायता करती है। तो ये 3 काम हो गया। सबसे पहला काम तो जीभ क्या बोली कि भोजन को क्या करता है, मिलाने में मदद करते हैं, साथ साथ में निगलने में काम करता है। तीसरा काम होता है जीभ के, चूँकि बर्ड मतलब वो कि जीभ पर क्या बोले कि छोटी-छोटी बहुत सारी क्या बोले कि स्वाद की कलियाँ होती हैं और ये स्वाद कलियाँ क्या बोले कि भोजन के स्वाद अर्थात तीखा है, मीठा है या कड़वा है, इन सब स्वाद को पहचानने में हमारी सहायता करता है। और ये 4 प्रकार के टेस्ट को पहचान सकती है। चूँकि ये जीभ क्या बोले कि 4 प्रकार के टेस्ट को पहचान सकती है। वो है सबसे पहला टेस्ट नमकीन यानी सॉल्टी, उसके बाद खट्टा जिसको कहते हैं, मीठा स्वीट और तीखा बिटर। कुल मिलाकर हमारे जीभ की जो तो स्मॉल छोटी-छोटी क्या बोले कि बड्स होती हैं, उनको क्या कहते हैं, कलियाँ जो होती हैं उनको टेस्ट बड कहते हैं। तो स्वाद कलियाँ जो होता है मुख्य रूप से 4 क्या बोले कि 4
स्वाद को पहचान नमकीन, खट्टा, मीठा और तीखा को पहचान सकती है। और हमारा जो दाँत का जो होता है मतलब जीभ का जो अलग-अलग रीजन्स होता है, उस अलग-अलग रीजन्स में जो है वो अलग-अलग क्या बोले कि अलग-अलग स्वाद की पहचान होती है। समझ गए? अब चौथा कार्य है जीभ का स्पष्ट बोलने में सहायता करता है। तो ये बोले कि जीभ क्या करता है दूसरा काम ये भी करता है कि स्पष्ट रूप से अर्थात क्या बोले कि साफ-साफ बोलने में भी सहायता करता है। साफ-साफ बोलने में भी सहायता करता है। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने क्या बोले कि द जीभ के जो 4 प्रमुख कार्यों का अध्ययन किया। अब हम लोग बात करेंगे कि दूसरा जिसको कि सी में हाँ, माउथ कैविटी का जो तीसरा वाला हिस्सा मुख और मुख गुहिका का जो तीसरा वाला भाग है जिसमें जो मैंने सी कहा वो है सैलिवरी ग्लैंड जिसको कहते हैं कि लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ। अब हम लोग क्या बोले कि लार ग्रंथि से संबंधित प्रश्न और क्या लार ग्रंथि में कौन-कौन से कितने प्रकार होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमारे मुख गुहिका यानी बकल कैविटी में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ की नालियाँ हमारी नालियाँ भी खुलती हैं। देखो अब प्रश्न ये है कि हमारी जो है मुँह हमेशा गीला क्यों होता है? ये प्रश्न है। अगर यदि आपको इसका उत्तर पता हो, जवाब पता हो तो आप क्या बोले कि कमेंट सेक्शन के माध्यम से ये उत्तर मेरे तक पहुँचा सकते हैं। जो कि निम्नलिखित है कौन-कौन सबसे पहला पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, सबमैंडिब्यूलर सैलिवरी ग्लैंड, तीसरा होता है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। तो वही कि जो 3 प्रकार का सैलिवरी ग्लैंड है हो सके तो लिखना नहीं सके तो जानकारी के आधार के लिए ये अतिरिक्त आपको ज्ञान मिल सकता है। चूँकि ये टॉपिक क्या बोले कि इसी चैप्टर से संबंधित है, इसीलिए मैंने क्या बोले कि आपको समझाना या बताना, शेयर करना उचित समझा। अब यहाँ है कि सैलिवरी ग्लैंड से मतलब सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा स्रावित होती है। नोट में है कि सैलिवरी ग्लैंड से क्या-क्या निकलती है। तो सैलिवरी ग्लैंड जितने भी लार ग्रंथियाँ हैं हिंदी में कहते हैं, उनसे क्या लार ग्रंथियों से लार ही निकलेगा ना तो सलाइवा का अर्थ होता है लार, सैलिवरी ग्लैंड का लार निकलती है। मतलब ये कुल मिला के तीनों जो होता है सैलिवरी ग्लैंड का जो प्रकार है, तीनों के तीनों प्रकार से लार का ही क्या लेके निकलती है, लार निकलती है। समझ गए? अब हम लोग क्या बोले कि वही बात करते हैं, इसके फंक्शंस पे बात करते हैं कि लार का क्या-क्या फंक्शन है, ये हम देखो इसके फंक्शंस को समझने से पहले इस बात को समझो कि कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में जो है वो उसका क्या वो क्या बोले कि बेकार नहीं है। बॉडी के हर हिस्से का क्या बोले कि कुछ न कुछ क्या बोले कि निश्चित कार्य निर्धारित किए गए हैं, कुछ निश्चित कार्य निर्धारित हैं, ठीक है? निश्चित कार्य निर्धारित है। तो उसी प्रकार से जब हमारे मुँह में क्या बोले कि लार निकलती है तो लार का भी कुछ न निश्चित कार्य अवश्य होगा, तो वही जानेंगे। लार का कार्य यानी फंक्शन ऑफ सलाइवा जिसको कहते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है लार भोजन के साथ मिलकर भोजन को कुचलने, निगलने तथा पचाने में मदद करते हैं। तो लार का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य ये है कि लार जो होता है भोजन को क्या बोले कि भोजन को कुचलेगा, इसी प्रकार से छोटे-छोटे टुकड़ों में बनेगा और निगलने मतलब निगलने में सहायता करता है क्योंकि वो चिपचिपा बन जाता है थोड़ा-सा तो बस सरसराहट हो जाती है जिससे आसानी से हम लोग मतलब खा सकते हैं। पचाने में भी मदद करता है क्योंकि लार में क्या बोले कि एंजाइम्स होता है, एंजाइम उस भोजन पर क्रिया करते हैं और क्या बोले कि छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से क्या बोले कि कार्य करते हैं। समझ गए। अब वही हम लोग क्या बोले कि लार का जो दूसरा फंक्शंस है उसको भी देखते हैं क्या कार्य है। लार का कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना है। चूँकि हम बोले कि चूँकि मुख से ही क्या बोले कि भोजन का प्रारंभ हो जाता है तो लार में लार का कार्य तो चूँकि भोजन में क्या बोले कि मंड पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। अब इस मंड को क्या करता है ग्लूकोज में बदल देता है, तो ग्लूकोज में बदल देता है। तो प्रमुख रूप से क्या बोले कि लार का 2 कार्य होगा। सबसे पहला कार्य था कि लार क्या बोले कि भोजन को कुचलने में छोटी-छोटी करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये क्या बोले कि उसमें मिलकर लार भोजन के साथ मिलकर क्या बोले कि सरसराहट बना देता है जिससे क्या बोले कि हम लोगों को आसानी से पूर्वक निगल लेते हैं। तीसरा उसी में था कि उसको पचाने में भी काम करता है चूँकि लार में एंजाइम होता है और वही चौथी इसमें दूसरा कार्य ये था कि लार क्योंकि भोजन में क्या बोले कि मंड में होती है, तो मंड को क्या बोले कि ग्लूकोज में बदलने का काम भी लार करता है। तो इस क्या बोले कि इस टॉपिक से प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रश्न एग्ज़ाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मंड का पाचन क्या बोले कि कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आंसर में आएगा मंड का पाचन जो होता है मुख से ही आरंभ होता है क्योंकि मुँह में क्या बोले कि मुँह से जुड़ी 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। उस लार ग्रंथियों से लार निकलती है और वो लार क्या बोले कि हमारे भोजन में जो उपस्थित था मतलब मंड था उस पर क्या बोले कि क्रिया करके उसको ग्लूकोज में बदल देते हैं। समझ गए? अब हम लोग बात करेंगे क्या बोले कि देखो फूड पाइप और ओसोफेगस। अब हम लोग बात करते हैं कि वहाँ का एलिमेंट्री कैनाल वाला हिस्सा का बात करेंगे। पहले प्रीवियस वीडियो में जो सीखा हम लोगों ने देखा था फूड पाइप और ओसोफेगस वाला दूसरा हिस्सा तो उसमें हम लोग बात करेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि फूड पाइप यानी बोले कि आहार
नल या फिर उसको ग्रसनरी कहते हैं, ठीक है, ग्रसनरी ओसोफेगस। तो चबाया हुआ भोजन एक लंबी एवं संकरी नैरो मांसला नालिका से होकर गुजरती है जिसे ओसोफेगस कहते हैं। मतलब वह कि ग्रसनरी का क्या बोले कि ये उपयुक्त और क्या बोले स्टैंडर्ड परिभाषा है, जिसको आप एक परीक्षा में लिखेंगे तो आपको एक मार्क्स भी क्या बोले कि कटने का पॉसिबिलिटी संभावना क्या बोले कि 0% है। समझ गए? तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण और कितना सही और सटीक परिभाषा है। ओसोफेगस की भित्ति में संकुचन या कर्माकुचन यानी इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टालिसिस कहते हैं, पेरिस्टालिसिस पेरिस्टालिस बोले कि PERESTAL पेरिस्टालिसिस होते हैं। संकुचन, संकुचन का अर्थ होता है कि फैलना और सिकुड़ना। ऐसे क्या बोले कि सिकुड़ा ऐसे फैला, ऐसे सिकुड़ा ऐसे फैला। तो इसी प्रकार से ऊपर से भोजन मुंह से खाते तो पेट में जाके पहुंचता है। तो ओसोफेगस की भित्ति, ओसोफेगस चूंकि एक मांसला सांकरी मांसला है, उसमें मांस बहुत सारा है, साथ में सांकरा है, कम जगह है, उसी में क्या संकुचन होता है, जिससे कारण वो क्या चूंकि बड़ा रहेगा, अगर मांसला रहता है बड़ा रहता तो ऐसे आया सटाक से नीचे पहुंच जाता है। चूंकि नैरो है तो इसमें क्या बोले कि नैरो है तो उसके लिए कुछ हरकत करना होगा मोमेंट, तो उसके लिए संकुचन होता है। ऐसे से मतलब संकुचन फिर फैलना फिर संकुचन, कर्माकुचन जिसको कहते हैं, फैलना और सिकुड़ना कर्माकुचन है। तो इस विधि से वो धीरे धीरे क्या बोले कि नीचे वाले बॉडी के हिस्से में जाता है, शरीर के अंग में जाता है। समझ गए? हाँ, अब हम लोग वही बात करते हैं कि जब आमाशय यानी खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है तो उसे वुमन या उल्टी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बोले कि फूड फाइट में ही ये सब आएगा। देखो जब हम लोग क्या बोले कि कोई कह सकते हैं कि बेसिकली अगर जिसका स्वाद अप्रिय स्वाद है, अप्रिय स्वाद, उसको हम लोग क्या बोले कि भोजन कर लिए और वो भोजन क्या बोला कि हमारा शरीर या फिर हमारे पेट जो स्टोमक जो होता है आमाशय स्वीकार नहीं किया, वो स्वीकार नहीं करता है तो वो क्या करता है वापस फिर उल्टी दिशा मुंह से सारा क्या बोले कि बाहर निकल जाता है संभवतः। इसलिए संभव ऐसा इसका कारण संभव ही ऐसा दिया जाता है कि स्वीकार नहीं करता। बाकी इस पर क्या बोले कि कोई निश्चित क्या बोले कि ठोस प्रमाण नहीं है कि कन्फर्म नहीं है कि ऐसा इसीलिए होता है, संभावना ऐसा लगा कि ऐसा होता है, स्वीकार नहीं करता इसलिए होता है। समझ गए? अब वही हम लोग क्या एलिमेंट्री किनारे यानी आहार नाल के तीसरे भाग पर संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टोमक जिसको कहते हैं आमाशय, तो ये भी क्या बोले कि आहार नाल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जो ये मोटी भित्ति ए वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे स्टोमक आमाशय कहते हैं। फिर यहाँ देखो आमाशय का परिभाषा सेट हो गया कि आमाशय कैसी होती है, आमाशय की भित्ति कैसी मोटी होती है, साथ साथ में आमाशय का संरचना कैसा होता है, वो थैलानुमा होता है। समझ गए? थैलानुमा कैसा, जैसा कि बोले कि मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए लाते हैं तो उसी थैले का रहता है, यानी बीच में स्पेस रहता है। तो समझ गए? ये आहार नाल के सबसे क्या बोले कि फ्लैट पाथ होता है। मतलब वह कि फ्लैट का अर्थ होता है कि सपाट या फिर जिसको कहते हैं सपाट, पूरा सपाट होता है। अब प्रश्न ये भी परीक्षा में आ सकता है कि आहार नाल का सबसे क्या बोले कि सपाट पार्ट कौन सा होता है, तो फ्लैट में कह सकते हैं उसको क्या बोले कि सबसे सपाट पार्ट होता है आमाशय। समझ गए? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर क्या बोले कि उसमें अग्रसर होने से पहले इससे संबंधित और अतिरिक्त क्या बोले कि बिंदु को जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आकृति चपटी एवं यू आकार की होती है। अब प्रश्न यह होता है कि हमारे शरीर में जो स्थित आमाशय है वो आमाशय की आकृति कैसी होती है, या तो चपटी होगी फ्लैट जिसको कहते हैं, और साथ साथ में या तो एवं यू आकार का, चपटी के साथ रहेगा, चपटी तो है प्लस में चपटी होते हुए भी यू आकार का शेप देता है। किस आकार का? अंग्रेजी अक्षर का जो यू है यू शेप का देता है, वो अंग्रेजी अक्षर को यू शेप का होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। अब बात कर तीनों पार्ट पर चर्चा करते हैं। मतलब हमारे शरीर का जो वही स्टोमक है, स्टोमक बोले कि एक मोटी भित्ति वाली मतलब चपटी होती है, साथ साथ में आकार का होता है। तो उस स्टोमक का भी 3 भाग होता है। आमाशय का भी, आमाशय के जुड़ी जो होते हैं वो 3 भाग है। कौन कौन से? सबसे पहले कार्डिक मतलब कार्डिक पार्ट, दूसरा होता है फंडिक पार्ट और तीसरा होता है पैलोरिक पार्ट। तो ये बोले कि आमाशय का 3 पार्ट कार्डिक बोले कि कार्डिक, फंडिक और पैलोविक तीनों पार्ट होता है। जानकारी के लिए इतना है, भी के लिए याद रखें, हायर क्लास में इसको आप लोग स्टडी करेंगे, विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आमाशय का आंतरिक सतह म्यूकस HCl है तथा क्या बोले कि डाइजेस्टिव जूस स्रावित करती है। अर्थात आमाशय का 2 भित्ति होता है, एक होता है कि बाहरी सतह, बाहर से के साथ एक होता है आंतरिक सतह। चूंकि भोजन क्या बोले कि आंतरिक सतह से जाता है तो वो आमाशय का जो आंतरिक सतह है उसमें क्या बोले कि म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साथ साथ में क्या बोले कि पाचक रस निकलते हैं, पाचक रस का स्रावित करती है। तीनों क्यों? वो इसलिए करती है क्योंकि क्या बोले कि
सर्व करती है। तो जैसे ही क्या बोले आमाशय इस मतलब वो आमाशय क्या बोले कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बोले कि पीएच वैल्यू बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है, तगड़ा एसिड अम्ल होता है। इसलिए क्या बोले कि यह तगड़ा पर म्यूकस क्या बोलते हैं इसकी दीवारों पर होता है स्थित, आमाशय की दीवारों पर होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक का स्राव क्या होता है भोजन को छोटे-छोटे अणुओं में सूक्ष्म अणुओं तोड़ने का काम करेगा, डाइजेस्टिव जूस भी वही करेगा। तो म्यूकस जो होता है उसकी आंतरिक वाली भित्ति पे क्या बोले कि जम जाती है, जिसके क्या बोले कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव जो होता है आमाशय की आंतरिक सतह पर नहीं होता है, अर्थात प्रभावित नहीं होती है। तो इस रीज़न से क्या बोले कि वो म्यूकस होता है, म्यूकस का काम होता है। तो अब नोट में लिखिए म्यूकस आमाशय की आंतरिक सतह की सुरक्षा करता है और किस प्रकार से करता है मैंने अभी-अभी समझाया। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है उसमें पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड जिसको कहते हैं इंग्लिश में HCl का फुल फॉर्म। ये भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को या जर्म को नष्ट कर देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम भोजन के साथ जितने भी कीटाणु आए उसको क्या बोले कि समाप्त कर देंगे और क्या मल के रास्ते उसको बाहर कर देंगे। यह भोजन को सड़ने से बचाता है, चूँकि भोजन क्या बोले कि हमारे पेट में खाने के बाद एक लंबे समय तक रहता है, एक लंबे समय अवधि तक क्या बोले कि व्यतीत करता है। तो ऐसी परिस्थिति में भोजन सड़ न जाए तो इसके लिए क्या बोले कि प्रकृति ने हम लोगों को क्या किया है उसको भोजन को सड़ने के लिए बचाने का काम हाइड्रोक्लोरिक का है। ये भोजन को नरम या कायम में बदल देता है। ये भोजन को क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे कहा नरम कर देता है, लुगदी कर देता है। जितने भी कड़े कहोगे तो उसको क्या पेट में जाने के बाद नरम अर्थात लुगदी कर देता है, कायम जिसको कहते हैं। ये अम्ल अमाशय में अब बोलते प्रश्न है कि ये अम्ल जो है अमाशय में भोजन को एसिडिक बनाता है। क्या कौन एसिडिक बनाता है तो वो HCl एसिडिक क्या बोले कि अम्लीय माध्यम बना देता है, ताकि उसका क्या बोले कि अच्छे से छोटे-छोटे अणुओं में टूट सके। अब हम लोग वही बात करते हैं इसी से संबंधित क्या बोले एक नोट था, वो कौन सा नोट है देखो। नोट है वो है देख नोट में डाइजेस्टिव जूस मतलब पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में ब्रेक तोड़ता है। मतलब पाचक रस का क्या मतलब पाचक रस जो होता है प्रोटीन को जो है वो सरल पदार्थों में तोड़ने का अर्थ होता है कि प्रोटीन को क्या बोले कि एमिनो एसिड के छोटे-छोटे अणुओं में वो तोड़ देता है। कौन पाचक रस, ये काम था। अब वही बोले कि उसका आहार नाल का क्या बोले कि चौथा महत्वपूर्ण अंग है वो है पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। एनसीईआरटी में देखेंगे इसको कहते हैं क्षुद्रांत कहते हैं, शुद्ध हिंदी में क्षुद्रांत कहते हैं। तो इस ये लगभग इतना 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। चूँकि क्या बोले कि हमारे पेट में क्या बोले कि बहुत पेट वाले हिस्से रीजन में बहुत कम स्पेस होते हैं, आंतरिक संरचना बहुत कम इसमें 5.5 मीटर लंबी का मतलब बहुत बड़ी होती है। तो कम स्पेस में क्या बोले कि इतना बड़े लंबी को क्या करते हैं एडजस्ट करने के लिए उसमें ऐसे कोयल रिंग के टाइम ऐसे ऐसे घुमा घुमा के रहता है रिंग के समय, ठीक है। लीवर और क्या बोले कि पेनक्रियास से स्रावी एंजाइम छोटी आंत में आता है। मतलब यकृत जिसको जिगर कहते हैं, यकृत और क्या बोले कि पेनक्रिया अग्नाशय से यकृत और अग्नाशय से क्या बोले कि एंजाइम निकलता है छोटी आंत में। एंजाइम बेसिकली क्या बोले कि एंजाइम क्या बोले कि एक रासायनिक पदार्थ तो होता है जो क्या करता है किसी भी वो अभिक्रिया को क्या बोले कि को बढ़ाता है या घटाने का काम करता है। तो ये निकलता है, ठीक है। इस भित्ति कुछ खास एंजाइम का स्रावित करती है। इसकी भित्ति छोटी आंत की भित्ति कुछ खास तरह की स्पेशल होगा कुछ। तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। फिर स्मॉल इंटेस्ट छोटी आंत को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। वो है क्या बोले कि 3 भागों ड्यूडेनियम इसका 10 इंच का रहता है, दूसरा बात जेजुनम इसका 7.5 फीट का रहता है जेजुनम रहता है, और इलियम जो रहता है 11 11.5 फीट कह सकते हैं 11.5 फीट 7.4 10 इंच का। तो ये छोटी आंत का भी ये क्या बोले कि ये पार्ट था 3 पार्ट में छोटी आंत का। तो हमारे बेसिकली कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारे शरीर की जो संरचना है वो जटिल, हमारे शरीर की संरचना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब काफ़ी जटिल संरचना है, काफ़ी जटिल संरचना है। लीवर आप पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे लीवर क्या है। यह गहरे लाल भूरे रंग का ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपरी अपर पार्ट के दाहिने ओर अवस्थित होती है। तो सबसे पहले उसको पॉइंट के रूप में याद करो लीवर किस कलर, लीवर का रंग कैसा होता है गहरे लाल या गहरे लाल से भूरे रंग का होता है, गहरे लाल से भूरे रंग का होता है कि ग्रंथि, ये ग्रंथि है जो उपस्थित ये शरीर के किस हिस्से में उपस्थित होता है, ये स्थित लोकेटेड होता है। ये उदर गुहा के ऊपरी, उदर गुहा तक पेट वाला जो होता है ऊपर हिस्सा की दाहिनी ओर इस साइड दायां जो हाथ है दायां हाथ की ओर अवस्थित होती है, समझिए। और ये शरीर का क्या बोले कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। देखो ये बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। प्रश्न परीक्षा में कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर अर्थात मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो लीवर होते हैं, यकृत है।
यह बाइल जो उसका स्राव करती है, जो एक थैली में संग्रहित होते हैं, जिसे गॉल ब्लैडर पित्ताशय कहते हैं। अब बात करते हैं कि लीवर से किस मतलब हुआ कि किस प्रकार के रस का निकलता है। तो लीवर से क्या बोले कि पित्त रस निकलता है। पित्त रस जो ये पित्त रस में निकलेगा तो पित्त रस से जमा कहाँ होता है, ये पित्त रस में क्या बोले कि जमा होने के लिए एक जगह होता है, जिसको क्या बोले कि गॉल ब्लैडर कहते हैं, अर्थात पित्ताशय कहते हैं। पित्त का अर्थ हो गया कि बाइल और पित्ताशय का अर्थ हो गया स्थान। तो क्या बोले कि पित्त रस जहाँ जमा होगा उसको क्या बोले कि पित्ताशय कहेंगे, यानी इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहेंगे। पित्ताशय मतलब फैट का पाचन करती है, अर्थात पित्ताशय तो मतलब हुआ कि पित्त रस पित्ताशय में जमा हो गया। अब इस पित्ताशय में जमा होने के बाद उस पित्ताशय का कौन सा कार्य करेगा, वो क्या करता है, वसा जो होता है पित्ताशय वचा को क्या बोले कि पित्त रस जो होता है वसा को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या बोले कि अग्नाशय, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है, ये हल्के पीले रंग की पत्ती की मतलब पेनक्रियाज का अग्नाशय का रंग कैसा होगा, हल्का पीला रंग का होगा। साथ ही साथ इसकी आकार कैसी है, पत्ती के आकार, मतलब वो कि पौधे की जो पत्ती के आकार की होती है, कि बड़ी ग्रंथियों बड़ी ग्रंथियों में अग्नाशय भी शामिल है, लेकिन सबसे बड़ी क्या बोली कि यकृत है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। मतलब इसका लोकेशन, अग्नाशय का मतलब लोकेशन कहाँ है, तो हमारे जो स्टोमक है, स्टोमक यानी आमाशय जो उसके ठीक नीचे स्थित होते रहेगा। ठीक है, इसमें क्या बोली कि पेनक्रियाटिक जूस, प्रोटीन, कार्ब्स इससे स्रावित होती है। मतलब वो कि अग्नाशय के पेनक्रियाटिक जूस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर वसा है, मतलब प्रोटीन पर और कार्बोहाइड्रेट पर क्या बोले कि क्रिया करता है तथा उसे कुछ सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अर्थात प्रोटीन पर जब पेनक्रियाटिक जूस मतलब की क्रिया करेगा तो एमिनो एसिड में बदलेगा, कार्बोहाइड्रेट को करेगा तो उसको ग्लूकोज छोटे छोटे सरल अणुओं में करेगा तो ग्लूकोज में तोड़ देता है। हम देखो अब यहाँ क्या कहता है, अब यहाँ कह रहा है कि आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, जो भोजन क्या बोले कि कंप्लीटली नहीं था, मतलब अपूर्ण रूप से जो पचा हुआ भोजन छोटी आंत के निचले भाग लोअर पार्ट में पहुंचता है। क्योंकि क्या बोले कि छोटी आंत का 3 भाग है, सबसे पहले डुडेनम, जेजुनम और इलियम। तो छोटी आंशिक रूप से जो भोजन मतलब आंशिक रूप से जो भोजन पचता है तो वो क्या बोले कि सबसे निचले वाला भाग जो जाता है लोअर पार्ट अर्थात इलियम में पहुंचता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया पूर्ण करता है। अब उत आंत वाली रस, छोटी आंत का जो नीचे वाला हिस्सा सबसे इलियम से क्या बोले कि इंटेस्टाइल जूस निकलेगा और उस पर फिर क्रिया करेगा, जिससे उसको पूर्ण रूप से यानी पूर्ण रूप से पचा देता है। जब क्या करते हैं इसमें देखो, जब पेरिक्रियाटिक जूस इस पर क्रिया करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलेगा और वसा को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदल देगा, और प्रोटीन को क्या बोले कि छोटे छोटे रूप अर्थात क्या बोले कि एमिनो एसिड में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, एमिनो एसिड में तोड़ देता है। समझ गए। अब वहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिए क्या क्या हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज अर्थात बड़ी आंत। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का शोषण करना। तो ये हो गया बड़ी आंत का काम। बड़ी आंत का अच्छा छठा मतलब वह आहार नलिका चोली की छठा जो हिस्सा वो है मलाशय। पचा वो अपचित पदार्थ आद्य ठोस अवस्था में मलाशय के रूप में जमा हो जाता है। इसे समय समय पर रेक्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोले कि एनस यानी मलद्वार, जहाँ से समय समय पर गुदा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है, उसको क्या कहलाता है, एनस यानी मलद्वार कहलाता है। अब हम लोग क्या बोले कि वापस उस वाले जो प्राणियों में पोषण के जो अवस्थाएं थी, इंजेक्शन डायजेशन, उस अवस्थाओं में चूंकि हम लोगों ने सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र को इसलिए पढ़ा था कि उसमें कौन किस प्रक्रिया से भोजन शरीर एब्जॉर्ब करता है। अब मतलब हुआ कि शरीर में कहाँ कहाँ किस हिसाब से पहुँचता है, कौन कौन से जूस निकलते हैं, उसकी जानकारी हो सके अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं अंतग्रहण। वही बोले कौन कौन से फेज थे, 7 फेजों में एक पढ़ते हैं। अंतग्रहण क्या है, किसी जीव द्वारा भोजन शरीर में ग्रहण करने की क्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। तो इसमें समझाने का काम है कि कोई जीव जैसे आपने क्या बोली कि भोजन खाना हुआ तो आपने भोजन को प्लेट में ले लिया और मुंह में डाल दिया, तो मुंह में डाल दे भोजन को प्लेट में लेना और मुंह में डालने का ये जो प्रक्रिया, यही प्रक्रिया अंतग्रहण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में इंजेक्शन कहते हैं। अब वही इसका दूसरा बोली की अवस्था की बात करेंगे, वो है पाचन या डाइजेशन बोली कि पाचन तंत्र में भी हम लोग पढ़ा। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना या टूटना विखंडन कहलाता तथा इस क्रिया को डाइजेशन कहते हैं। अर्थात कहते हैं कि विखंडन की क्रिया को डाइजेशन अर्थात पाचन कहते हैं, या जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना या क्या कि टूटना कहले की क्रिया विखंडन, इस विकेंद्री की क्रिया को डाइजेशन पाचन कहते हैं। तो अवशोषण क्या होता है, सरल घुलनशील पचित पदार्थ, मतलब जो भी सरल था टूट गया, अब घुला हुआ जितने भी पचित पदार्थ वो खाद्य पदार्थ रक्त अवशोषित कर देता है, इस क्रिया को अवशोषण कहलाती है। क्योंकि छोटी आंत में किसी चीज़ में क्या कि व्हीली जैसा क्या कि उंगली जैसा उभार निकलती है, इसमें क्या बहुत सारे
ब्लड कैपिलरी रक्त वाहिकाएँ होती हैं और उसमें क्या कि अपना जब ऐसे अब्जॉर्प्शन करना होता है तो वो विली जो होता है अपना क्या कि क्षेत्रफल को बढ़ा देता है और धीरे-धीरे सब एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो ये प्रक्रिया का एब्ज़ॉर्प्शन कहलाती है और चौथा जो फेज़ है वो है एसिमिलेशन स्वांगीकरण जिसको कहते हैं। स्वांगीकरण पचित खाद्य पदार्थों को विभिन्न भागों तक पहुँचाना जहाँ इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में होता है। इस प्रक्रिया को प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। चूँकि क्या कि भोजन पच गया, अवशोषण भी हो गया, अब इस अवशोषित पदार्थ को शरीर के किन-किन हिस्सों तक पहुँचाना है, वो गंतव्य स्थान तक पहुँचेगा और उनका क्या कि उपयोग जो है कि फिर जटिल पदार्थों यानी जैसे कैसे एनर्जी के रूप में कैसे होगा ग्लूकोज उसको बनाने में प्रक्रिया टोटल वही कहलाता है। शुरू से लेकर अंत वाला जो प्रक्रिया था वो एसिमिलेशन कहलाया। निष्कासन चाहे बोली कि पाँचों प्रोसेस है निष्कासन यानी कहते हैं एक्सक्रीशन। अपचित मतलब अपचित यानी कहते हैं एजिशन या इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। अपचित भोजन सामग्री शरीर में बाहर निकालने की क्रिया को निष्कासन कहलाती है। किस होता है निकलेगा ये जो प्रक्रिया निष्कासन कहला है ये कौन सा बॉडी के हिस्से से आता है वो एनस से आएगा, मलद्वार से आएगा, मलद्वार से होता है वो बाहर निकलेगा शरीर से। अब वही हम लोग क्या बोले कि हाँ अब थोड़ी उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कौन सी चीज़ था वो था हमारा जिसको कहते हैं घात खाने वाले जंतुओं में रूमिनेंट। जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमिनेंट कहा जाता है। जैसे गाय भैंस बकरी ये सब में जुगाली होता है। इसका आमाशय जो होता है मतलब जुगाली करने वाले जितने भी जंतु होते हैं उसका स्टमक चार भाग विभाजित होता है। रूमन सबसे शरीर का सबसे पहला मतलब वह शरीर का सबसे पहला पेट होता है रूमन। उसके बाद क्या बोले कि रेटिकुलम, एमोजम और क्या एबोजम जो चार रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोजम चार हिस्सा होता है वो घास खाने वाले जंतुओं के पेट का। रूमेन क्या होती है जुगाली करने वाले पशु को तीव्र गति से निगलकर आमाशय के एक भाग में संग्रहित कर लेता है, जमा करते हैं। इस संरचना को रूमेन कहते हैं। अब इसका क्या होता है रूमेन जो आता है सेल्यूलोज का पाचन करने वाली बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसी रूमेन में क्या पाया जाता है सेल्यूलोज का जो पाचन कर सकता है। चूंकि जो है कि भैंस का घास खाते घास में प्रचुर बोली कि सेल्यूलोज की प्रधानता होती है अर्थात प्रचुर मात्रा में घास में सेल्यूलोज पाया जाता है। तो इसके पाचन के लिए जो कुछ तो चाहिए तो उसके लिए बैक्टीरिया होता है, एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होता है। इस कारण जुगाली करने वाले यानी कि पशुओं की रूमिनेंट कहते हैं। इस रूमिनेंट कहते हैं आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। तो पेट का सबसे बड़ा भाग हुआ जंतु को कौन सा रूमेन हो गया, अब वही रूमेन होता है। इसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में क्या बोले इसको छोटे छोटे रूप में पुनः मुख में लाया जाता है जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रिया को रोमांथन अर्थात जुगाली किसे कहते हैं, जुगाली सा परिभाषा हो गया। अब इन्हीं में एक छोटा अंदनाल जिसको कहते हैं इंग्लिश में सीकम मतलब रूमिनेंट में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अंदनाल कहते हैं। इसमें सेल्यूलोज का पाचन कुछ बैक्टीरिया की सहायता से होता है। तो बोली कि बैक्टीरिया जो रहेगा वो अंदनाल में रहता है। अब बात करेंगे अमीबा में पोषण किस प्रकार से होते हैं। जिस प्रकार से क्या बोली कि मनुष्य और क्या बोली कि जंतुओं में क्या बोली कि भोजन ग्रहण करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी। तो क्या उस प्रकार से जैसे अमीबा में उस प्रकार से भोजन ग्रहण करने के लिए सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं होती है। तो इसके लिए क्या होता है इसमें अमीबा जलाशय, तालाब, झील तथा नमी में निवास करते हैं। तो अभी अमीबा का लोकेशन कहाँ कहाँ होगी, अमीबा जलाशय, तालाब, झील और मिट्टी में निवास करते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है। इसके चारों ओर क्या होती है अमीबा चूँकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसके चारों ओर क्या होती है कोशिका झिल्ली होती है जिसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है। इसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है। इसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है, ठीक है। इसमें गोल सघन केंद्र यानी न्यूक्लियर गोल सघन केंद्र होता है, मतलब वह गोल टाइप से बीच में खाली स्थान होगा। इसमें कोशिका द्रव एवं बुलबुलों के समान धानियाँ होती है। धानियाँ अर्थात खाली जगह होती है। ये निरंतर अपनी आकृति बदलती रहती है। तो कोशिका मतलब अमीबा की आकृति क्या होली कि निश्चित नहीं होती, या अपना आकार क्या होली कि बदलती रहती है। अर्थात फिगर किसी भी प्रकार से बना देंगे तो वो सही हो जाएगा। एक अथवा एक से अधिक अंगुली के समान पर्वत निकलता है जिससे क्या होली कि पादाब या सूडोपोडिया कहते हैं। उंगली जिस प्रकार से हम लोग के शरीर का उंगली होती है उसी प्रकार से क्या होली कि भोजन को पकड़ने के लिए उसमें भी क्या होली कि उंगली के आकार का क्या होली कि संरचना निकलती है, पर्वत निकलती है, जिसे हम लोग क्या होली कि या साइंस की भाषा में उसको पर्वत कहते हैं यानी इंग्लिश में सूडोपोडिया कहते हैं। तो उस जिस प्रकार से हम लोग क्या होले कि उंगली की सहायता से किसी वस्तु को पकड़ने का काम करते हैं उसी प्रकार से क्या होले अमीबा जो है इस सूडोपोडिया की सहायता से क्या होले कि भोजन करने का काम, उसकी गति करने का काम। इसका कार्य गति प्रदान करता है, भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। समझ गए। जैसे कि बैक्टीरिया का अमीबा कुछ माइक्रोब्स का आहार होता है। जैसे कि क्या होले कि अमीबा कुछ जैसे जीवाणु कवक माइक्रोब्स का आहार होता है। इन लोगों का क्या होले कि अमीबा का जो आहार होता है वो जीवाणु और बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसे भोजन का आभास होता है। देखो अब जैसे क्या होले कि जैसे कि सपोज इसका भोजन लगता है कि इसके आसपास में है पर आभास होता है उसी प्रकार सा। तो ये खाद वो किस प्रकार से भोजन करते हैं उस प्रक्रिया को समझा रहे हैं। ये खाद कण को क्या होले फूड पार्टिकल के चारों ओर क्या होले कि पदार्थ विकसित कर लेते हैं उंगली के जैसा, उसे निकल देता है और खाद खाली स्थान फूड वैक्यूल जो उसमें खाली स्थान था उसमें फंस जाता है। खाली स्थान फूड वैक्यूल में खाद ध्वनि जैसा कि नाम खाद का अर्थ भोजन, ध्वनि का अर्थ होता है स्थान, तो खाद का स्थान
भोजन का तथा अमीबा की कोशिका अंदर चला जाता है और उसमें क्या बोले कि पाचन हो जाने लगता है। फूड वैक्यूल अर्थात खाद्य घानी में पाचक रस डाइजेस्टिव जूस का स्राव होती है, जो एक खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। इस प्रकार पचा हुआ भोजन छोटे-छोटे अवशोषित हो जाते हैं, जो अमीबा की वृद्धि, रख-रखाव मतलब मेंटेनेंस एवं गुणन के लिए असंवृद्धि का उपयोग किए जाते हैं, ठीक है? और बिना पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद्य नली से बाहर होकर कोशिका कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसमें क्या है कि विशेष प्रणाली भी नहीं होती, जिस प्रकार से हम लोग आहार नल था, इसमें आहार नल नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा कि मनुष्य और जंतुओं की तुलना में हमारे अमीबा में क्या है कि एक पाचन तंत्र की एक सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं होती है। जैसे यहाँ फिगर अमीबा को देख सकते हैं, ये पादाब वाला हिस्सा है, ये केंद्रक वाला हिस्सा और यह अपशिष्ट अमीबा वाला हिस्सा है, जिसको कहते हैं पादाब वाला हिस्सा है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर इट।